हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट की। और कॉर्पोरेट अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कहते हैं निगमीय लेखांकन। और अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन। मतलब हम लोग ऋणपत्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और जो भी बातें हैं उनको मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास हम लोगों की 4 नंबर की रहने वाली है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं, पिछली क्लास में मैंने जो बातें कराई थी उनको देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बातें आप लोगों को पिछली क्लास में कराई थी। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ऋणपत्र के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। मैंने साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, और ऋणपत्र की विशेषताओं के जो क्वेश्चन हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ में थ्योरी भी कराई है और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी, मतलब कि जो थ्योरी है और एमसीक्यू है दोनों का साथ कॉम्बिनेशन लेकर मैं आप लोगों के लिए इस क्लास को लेकर आया था। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि कुछ बातें थ्योरी में भी बताइए और एमसीक्यू पेपर में क्वेश्चन भी कराने हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराए थे। ठीक है, और मैंने अंशों की ऋणपत्रों के प्रकार के बारे में बताया था। ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप में जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने वहाँ पर आप लोगों को लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लास, जरूर देखिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर भी करें इसको। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो आज की क्लास में फिर हम लोग दूसरा टॉपिक जो करेंगे, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक जो हम लोगों के रह गए थे, जैसे कि ऋणपत्र ट्रस्ट अनुबंध क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन भी जो है एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ। ठीक है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन में जो एमसीक्यू भी है वो भी लेकर आया हूँ, साथ ही साथ में एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऋणपत्र के शोधन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, शोधन की स्रोत कितने होते हैं, शोधन की विधियाँ कितनी होती हैं, तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन जो हैं इन पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय की देरी के। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है ऋणपत्र। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है ऋणपत्र ट्रस्ट अनुबंध के बारे में पढ़ना है। और ऋणपत्र ट्रस्ट अनुबंध को कहते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। अब इसमें लिखा क्या है इसके बारे में जानते हैं कि इसका अर्थ सबसे पहले हम लोगों को क्लियर करना है। अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्यतः कंपनी में बड़ी संख्या में ऋणपत्रधारी, जिसे हम लोग कहते हैं डिवेंचर होल्डर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं डिवेंचर होल्डर। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स। तो सामान्यतः कंपनी में बड़ी संख्या में ऋणपत्रधारी गण होते हैं। इस कारण वे अपने हितों की रक्षा के लिए ऋणपत्र ट्रस्टी, जिसे डिवेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि जैसे ऋणपत्रधारी हैं, ऋणपत्रधारी ये कहते हैं कि हमारा जो मेरे हित हैं, कंपनी से हितों की रक्षा कैसे की जाए, तो उसके लिए वे अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी में क्या नियुक्त कर देते हैं, ऋणपत्र ट्रस्टी की नियुक्ति करते हैं। ट्रस्टी को यह प्रभार दिया जाता है। प्रभार का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज। तो ट्रस्टी जो नियुक्त किया है उसको यह प्रभार दिया जाता है। ट्रस्टी को प्रभार के द्वारा कंपनी की संपत्तियां बंधक रख दी जाती हैं। मतलब कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं वो बंधक के रूप में किसके पास रख दी जाती हैं, ट्रस्टी के पास रख दी जाती हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि ऋणपत्रधारियों को बदले में नियुक्त ट्रस्टी के पक्ष में अनुबंध लगाया जाता है। कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋणपत्रधारियों के बदले में नियुक्त ट्रस्टी के पक्ष में ट्रस्ट अनुबंध बनाया जाता है। ठीक है, और यह अनुबंध ऋणपत्रधारियों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी और ट्रस्टी के बीच होता है। कंपनी के और ट्रस्टी के बीच में होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है,
ये एक व्यक्ति है और इसने रुपए दिए किसको? कंपनी को। अब ये कंपनी को देता है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने रुपए दिए हैं कंपनी को, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। तो इनकी हितों की रक्षा के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी में एक ऋणपत्र ट्रस्टी को नियुक्त कर देते हैं। और ये ट्रस्टी जो है कंपनी की सभी संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां होती हैं, मतलब कि जो कंपनी की संपत्तियों को बंधक के रूप में अपने पास रख लेता है। क्यों रख लेता है कि मान लो कंपनी ने अगर इनका रुपए नहीं देती देती है तो इन संपत्तियों को बेचकर जो रुपए आएंगे उनको ये दे देंगे, इन संपत्तियों को बेचकर जो रुपए प्राप्त होंगे ट्रस्टी को, वो इनको ऋणपत्रधारियों को वापस कर देगी। तो इसीलिए ऋणपत्र ट्रस्ट जो है ट्रस्टी बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट करके मैंने स्टार मार करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रस्ट अनुबंध विवरण के निर्गमन के पूर्व या ऋणपत्रों को लेने के प्रार्थना पत्र के प्रस्ताव के निर्गमन के पूर्व बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने निर्गमन कर दिया है, इशू कर दिए हैं, पर उसके बाद हम ट्रस्टी बनाएंगे, नहीं, उसके पूर्व बनाए जाएंगे पहले। ठीक है। अगर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि सेबी मार्गदर्शन के अनुसार निर्गमन कंपनी के द्वारा ट्रस्टी के पक्ष में ट्रस्ट अनुबंध का निर्गमन बंद होने के 6 माह के अंदर किया जाता है। मतलब कि अगर निर्गमन हो गया है और उसके निर्गमन बंद हो गए हैं, मतलब कि जो इशू हैं वो कंपनी में बंद हो गए हैं और उसके 6 माह के अंदर हमें जो है ऋणपत्र ट्रस्टी को यहाँ पर बनाना होगा। ये 6 माह के अंदर हमें बनाना होगा। तो ये अवधि याद रखनी है आप लोगों को कि कितनी अवधि के अंदर, तो 6 माह की अवधि के अंदर। कितनी अवधि के अंदर? 6 माह की अवधि के अंदर हमें ये ट्रस्टी जो है बनाना होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। जो बातें हैं ऋणपत्र ट्रस्टी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ऋणपत्रधारियों के द्वारा कंपनी में जो नियुक्त किए जाते हैं उन्हें ऋणपत्र ट्रस्टी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऋणपत्रधारियों के हितों की रक्षा करते हैं। बस इतना सा बात समझ गए ना? ठीक है। अगर नहीं, देखो अब कब बनाए जाते हैं, तो 6 माह के अंदर बनाने चाहिए। और जो है ऋणपत्र जो पहले अगर नहीं हुआ है तो पहले बनाने चाहिए। तो ये 2 शर्तें इसमें लिखी हुई हैं, स्टार मार्क करके मैंने बता दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे और साथ साथ में आप लोगों को जो बातें हैं उनको भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और 1 में लिखा हुआ है कि एक ऋणपत्रधारी प्राप्त करता है। अब ऋणपत्रधारी क्या प्राप्त करेगा? मैंने बताया है आप लोगों को, अंशधारी जो होता है, अंशधारी क्या प्राप्त करता है? तो अंशधारी लाभांश प्राप्त करता है। ठीक है। लाभांश जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड प्राप्त करता है। ठीक है। और ऋणपत्रधारी क्या प्राप्त करता है? ऋणपत्रधारी क्या प्राप्त करता है? तो ऋणपत्रधारी ब्याज प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट प्राप्त करता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋणपत्रधारी प्राप्त करता है, तो लाभांश तो अंशधारी प्राप्त करते हैं। अंतर नियम में निर्धारित अधिकार भी नहीं करते हैं। कंपनी का स्थायित्व भी प्राप्त नहीं करते हैं। स्थायी दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए कि कौन सी दर से? तो याद रखिए कि स्थायी दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। तो स्थायी दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। ब्याज प्राप्त करते हैं। स्थायी दर से क्या प्राप्त करते हैं? तो स्थायी दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्थायी दर से ब्याज प्राप्त करते हैं ऋणपत्रधारी और अंशधारी लाभांश प्राप्त करते हैं। अब कौन से अंशधारी हैं? तो अंशधारी 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो पूर्वाधिकार अंशधारी होंगे तो अलग बात है, तो स्थायी दर से लाभांश प्राप्त करेंगे। तो स्थायी दर से लाभांश प्राप्त करेंगे। और अगर वो समता अंशधारी हैं,
समता अंशधारी हैं तो वो कंपनी के स्वामी ही होते हैं, तो उनका जो है इस दर निश्चित नहीं होती है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को जब अंश के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। और लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट्री बॉक्स में भी डाला था कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः अपलिखित कर सकते हैं या अपलिखित किया जाता है तो 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या फिर शोधन की अवधि तक। तो याद रखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शोधन की अवधि तक हम लोग जो है ऋणपत्रों के निर्गमन पर अगर हमें लॉस हुआ है तो इसको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, तो इसको हम लोग दिखाएंगे, अगर बात आती है ऋणपत्रों के निर्गमन को, तो इसको हम लोग आर्थिक चिट्ठा में मतलब बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे इसको, तब तक संपत्ति पक्ष में, और धीरे धीरे करके हम इसको किस्तों में, मतलब इसके पैसे जो हैं इसके किस्तों में अपलिखित करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है, अभी मैं आप लोगों को सहायक प्रतिभूति पर टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि सहायक प्रतिभूति क्या है, सिंकिंग फंड, ये भी कराऊंगा, सारी बातें आप लोगों को कराने वाला हूं। तो जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि की जाती है। तो सहायक प्रतिभूति के रूप में, देखो सहायक प्रतिभूति के रूप में 2 शर्तें होती हैं। तो एक तो शर्त होती है कि एंट्री डालते ही नहीं है, लेखा लिखते ही नहीं है, और दूसरी एंट्री होती है कि लेखा लिखते हैं। तो लेखा लिखने पर हम लोग एक एंट्री डालते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो इसका राइट आंसर, अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरा आंसर है कि कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो मैंने 2 शर्तें बताई हैं आप लोगों को कि ये तो लेखा ही नहीं लिखते हैं, लेखा ही नहीं लिखते हैं, पहली शर्त ये है। 2 विधियां होती हैं, लेखा ही नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेखा ही नहीं लिखते हैं, लेखा ही नहीं लिखते हैं, और दूसरा है कि लेखा लिखते हैं, लेखा लिखते हैं। और अगर लेखा लिखते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं, तो एंट्री डालते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर अगर बात आती है, दोनों बातें हैं, तो कौन सी प्रविष्टि की जाती है, तो प्रविष्टि, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखा लिखते भी हैं और लेखा नहीं भी लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सहायक प्रतिभूति के बारे में पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा सहायक प्रतिभूतियां क्या होती हैं। अब यहाँ पर सहायक प्रतिभूति के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, देखो, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन। अब हुआ क्या है, यहाँ पर इन सभी बातों को समझने से पहले मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बताता हूँ कि जैसे मान लो कि मुझे चाहिए बैंक लोन। अब बैंक से लोन लो या किसी दूसरे व्यक्ति से लोन लो, तो अगर हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक, मान लो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, ये क्या है, तो ये एक बैंक है, ठीक है, तो ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है। अब बैंक से लोन लिया है किसी व्यक्ति ने। अब बैंक क्या करेगी कि बैंक कहेगी कि आपको लोन तो हम दे देंगे, लेकिन हमें सुरक्षा के रूप में गिरवी के रूप में क्या रखोगे आप, गिरवी के रूप में क्या रखोगे, क्या रखोगे। तो अब जो व्यक्ति लोन लेता है या जो कंपनी लोन लेती है, अब ये मान लो एक कंपनी है, अब ये मान लो कि एक कंपनी है,
अब ये मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये मान लो एक कंपनी है। अब कंपनी को लोन चाहिए, अब कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी कि हम ऋणपत्र जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? ऋणपत्र देंगे आपको गिरवी के रूप में। क्या देंगे? ऋणपत्र देंगे गिरवी के रूप में। ऋणपत्र देंगे गिरवी के रूप में देंगे। मतलब कि इन ऋणपत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, मतलब कि इन ऋणपत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन लोन की अमाउंट पर ब्याज दिया जाएगा। किसकी अमाउंट पर? लोन की अमाउंट पर ब्याज देंगे हम। तो ये ऋणपत्र आप रख लीजिए, बैंक से कहेंगे हम कि ये ऋणपत्र आप गिरवी के रूप में मेरे रख लीजिए, ठीक है। अब होगा क्या कि ऋणपत्र रख देंगे, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अभी हम लोग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऋणपत्र हमने गिरवी के रूप में रख दिए हैं, तो इन्हीं को कहते हैं सहायक प्रतिभूति। सहायक, हम इन्हीं को क्या कहेंगे? तो इन्हीं को हम कहेंगे सहायक प्रतिभूति कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इन्हीं को हम कहेंगे सहायक प्रतिभूति। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बैंक से लोन लिया है, बैंक कहेगी गिरवी के रूप में क्या रखेंगे, तो कंपनी कहती है कि हम अपने ऋणपत्र रखेंगे, ठीक है। तो ऋणपत्र रख दिए हैं सहायक प्रतिभूति के रूप में, तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए बैंक कहती है कि हमें इन पर ऋणपत्रों पर ब्याज मिलेगा क्या? तो ब्याज नहीं दिया जाता इन ऋणपत्रों पर, लेकिन कंपनी कहती है कि आपकी जो बैंक लोन की अमाउंट है, हम उस लोन की अमाउंट पर आपको ब्याज देंगे, कंपनी कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर बताइए आप लोग, मैं आप लोगों को दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर पढ़ते हैं और दोबारा से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि सहायक प्रतिभूति का अर्थ है कि अतिरिक्त या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी, और यहाँ पर सहायक प्रतिभूति का मतलब है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में यहाँ पर इन्होंने, जैसे मान लो कि बैंक कंपनी या तो अपनी एसेट रखती या कोई मतलब कि जैसे मान लो कुछ रखती, अलग से संपत्तियाँ रखती, तो यहाँ पर अगर कंपनी यहाँ पर रखती है तो कंपनी ने कहा है कि हम अपने ऋणपत्र रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक प्रतिभूति का अर्थ है अतिरिक्त या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति। इसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल, सेकेंडरी, सब्सिडरी। तो ये सभी एक ही नाम है। कंपनी बैंकों तथा कंपनी ये है और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है और बंधक के रूप में मुख्य प्रतिभूति प्राइमरी रखने के अतिरिक्त, प्राइमरी तो रखी हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग कहेंगे कि सिर्फ ऋणपत्र ही रखे हैं, नहीं, ऋणपत्र के साथ साथ में कुछ मान लो कि भवन के कागज भी रखे हैं। भवन के कागज भी रखे हैं। तो ये प्राइमरी एसेट्स है। भवन मतलब बिल्डिंग के जो पेपर हैं वो भी रखे हैं। और ये कैसे हैं? ये प्राइमरी में रखे हैं। अब ये प्राइमरी में रखे हैं और प्राइमरी के रखने के अतिरिक्त, यहाँ पर लिखा हुआ है अतिरिक्त, इन संस्थानों की मांग पर अतिरिक्त या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन भी करती है। अब आप कहेंगे कि भवन के कागज रख दिए हैं गिरवी के रूप में, हो सकता है बैंक कहे कि हम नहीं आपको देंगे तब तक जब तक आप इनकी भवन के अलावा और भी प्रतिभूति लगाइए। तो यहाँ पर भवन के अलावा इन्होंने क्या लगा दिया? ऋणपत्र लगा दिए हैं, डिवेंचर्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रतिभूति तो ये भी है और प्रतिभूति ये भी है, लेकिन ये सहायक प्रतिभूति है, ठीक है। तो इस बात को समझ में आ रही होगी। ऋणदाता कौन है? बैंक है। ऋणदाताओं को इन ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, और अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें ऋण की राशि पर ब्याज दिया जाता है। अब जैसे मान लो बैंक सोचती होगी, बैंक भी होशियार है, ठीक है, और कंपनी भी होशियार है। बैंक सोचेगी कि हमें लोन की अमाउंट पर तो कंपनी ब्याज देगी, ठीक है, लोन की अमाउंट पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब हमें ऋणपत्र मिलेंगे तो ऋणपत्रों के पर भी हमें ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो याद रखिए कि डिवेंचर पर यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों पर ब्याज दिया जाता है। तो याद रखिए कि ऋणपत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाता क्योंकि लोन की अमाउंट पर ब्याज दिया जाता है। तो इस बात को समझ में आ रही होगी। ये बातें मैंने जो बताई हैं वो एक एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ बातें जैसे मान लो कि यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता हूँ तो कुछ बातें अगर हम लोगों की रह जाती हैं, मेरी फीलिंग्स जो है आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को किस हद तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण की राशि पर जो ब्याज दिया जाता है यदि कंपनी वित्तीय संस्थानों को ऋण वापस नहीं कर पाती है, मतलब ये कंपनी है और ये कंपनी ने बैंक की अमाउंट वापस नहीं की है, तो क्या करेगी, ये संस्थान मुख्य प्रतिभूति मतलब कि बिल्डिंग के कागज और सहायक प्रतिभूति को बेचकर ऋण की राशि ब्याज सहित वसूल कर लेती है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। कंपनी ने मान लो लोन लिया है और लोन की अमाउंट अगर कंपनी नहीं देती है तो ये बैंक क्या करेगी, बिल्डिंग को बेच देगी, क्योंकि बिल्डिंग के कागज किसके पास है, बैंक के पास है, और डिवेंचर्स को भी बेच देगी। तो इन दोनों को बेचकर कंपनी क्या करेगी, अपनी राशि को प्राप्त करेगी और साथ ही साथ में ब्याज की राशि भी प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग इनको समझ सकते हैं सहायक प्रतिभूति के रूप में। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर बात आती है कि सहायक प्रतिभूति के नाम पूछे जाते हैं और इनकी ब्याज की बात भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 4 नंबर पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कि जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है। लियो क्वेश्चन ही पहला आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्याज दिया जाता है, जब ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है। किस प्रकार से ब्याज दिया जाता है, तो ऋणपत्रों के नाम मात्र मूल्य पर ब्याज दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर ब्याज दिया जाता है, नहीं दिया जाता। ऋणपत्रों के बट्टाकृत मूल्य पर ब्याज दिया जाता है, नहीं दिया जाता। तो ब्याज नहीं दिया जाता है, तो यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ब्याज नहीं दिया जाता है, ऋणपत्रों पर ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोन की अमाउंट पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं। और 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर की बात कर लेते हैं कि एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 1,12% ऋणपत्रों को निर्गमित किया है। 1 लाख ऋणपत्र हैं और 12% मतलब ब्याज देना है। ऋणपत्रों पर ब्याज की राशि देनी है, तो ऋणपत्रों पर ब्याज की राशि कितनी देंगे, क्योंकि 1 लाख की जो है अंश है और 12% ब्याज देना है, क्योंकि 12% लिखा हुआ है। तो 12% का मतलब यहाँ पर 100% को साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर तो हो जाएंगे 12,000 हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है कि सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये कंपनी ने 100 रुपये वाले और अंश ऋणपत्र कितने हैं, तो यहाँ पर ऋणपत्र जो है वो है 1 लाख। अब राशि देखिए यहाँ पर कितनी बनेगी, तो यहाँ पर जो राशि बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 5 बिंदी तो हम लोग 1 लाख की लिख रही है, लेकिन 100 इसकी भी है, तो यहाँ पर जो राशि बनेगी वो बनेगी 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अब 1 करोड़ रुपए मतलब 1 करोड़ रुपए पर ब्याज मिलेगा 12% की दर से। तो यहाँ पर जो ब्याज की बात करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 12 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हम लोगों की 12 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बिंदियाँ भी हम लोगों की आएंगी, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 लाख। तो यहाँ पर जो राशि मिलेगी, ब्याज की जो अमाउंट मिलेगी, तो ये मिलेगी 12 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 12 लाख रुपए में ब्याज की जो अमाउंट है वो ब्याज की अमाउंट है 12 लाख रुपए, ठीक है। तो धोखे से मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर की बात करते हैं कि ऋणपत्रधारी कंपनी के कहे जाते हैं। तो देखो अंशधारी मैंने कहा है स्वामी कहे जाते हैं, तो ऋणपत्रधारी लेनदार कहे जाते हैं। तो याद रखिए कि ये ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऋणपत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। तो इसीलिए ये कहाँ आते हैं, तो इसीलिए ऋणपत्रों को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी पक्ष में लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिए इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है या फिर हम लोगों को थ्योरी ही पढ़नी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में ऋणपत्रों का शीर्षक
शीर्षक दिखाया जाता है। तो शीर्षक पूछा है कहाँ पर दिखाया जाता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि लायबिलिटी बच्चे में लिखते हैं, लेकिन शीर्षक नहीं बताया है। तो दीर्घ अवधि ऋण में लिखेंगे, असुरक्षित ऋण में लिखेंगे, संचय और आधिक्य में लिखेंगे, या फिर चालू दायित्व में लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है चालू दायित्व नहीं होता है, ना ही संचय में लिखेंगे। तो इसे हम लोग इन दो ऑप्शन में एक होगा। तो याद रखिए कि जो ऋण पत्र होते हैं वो दीर्घ अवधि के होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। ऋण पत्र जो हैं वो कैसे होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। तो यहाँ पर ये दीर्घ अवधि ऋण में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में उससे पहले हम लोगों को ये बात भी जाननी है कि ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ क्या होता है। अब ऋण पत्रों के शोधन के अर्थ के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनके अर्थ को समझेंगे कि ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन या भुगतान वापसी। मतलब कि जैसे मान लो कि किसी ने अगर मान लो कंपनी को रुपए दिए हैं, ठीक है, कंपनी ने रुपए दिए हैं कि भाई तुम लो और तुम अपना काम चलाओ और काम अपना करो और हमें बदले में ब्याज देते रहना हर साल। तो ये कौन है, ये लोग हैं ऋण पत्रधारी। ये कौन लोग हैं, तो ये हैं ऋण पत्रधारी। कंपनी के कौन हैं, तो ये ऋण पत्रधारी हैं जो ये बात कहते हैं। अब कंपनी क्या कहेगी कि हम आपको जो आपकी राशि है वो 10 साल में 5 साल में वापस कर देंगे। तो इसी वापसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वापसी को कहते हैं शोधन कहते हैं। इसी वापसी को क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऋण पत्रों का शोधन, इसे क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन या फिर भुगतान वापसी। भुगतान जो आपने कंपनी को किया था, जो कंपनी का साथ दिया था आप लोगों ने ऋण के रूप में, तो कंपनी कहती है कि अब आप अपना रुपए वापस ले लीजिए। ठीक है, तो कंपनी जब भुगतान वापसी करती है तो इसी को कहते हैं शोधन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शोधन, ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन मतलब भुगतान वापसी द्वारा ऋण पत्रों, बंधन पत्रों के खातों पर अपनी जो देनदारियों से मुक्ति पाना है। ठीक है, सामान्यतः ऋण पत्र का शोधन निर्गमन के नियम और शर्तों के आधार पर अवधि की समाप्ति पर होता है। मतलब कि जो सामान्यतः जो ऋण पत्रों का शोधन होता है वो कंपनी की इच्छा पर नहीं, कंपनी जब इशू करती है ऋण पत्रों को तभी कंपनी इसका उल्लेख करती है कि हम भाई आपको अगर आपसे रुपए लेते हैं आज तो हम आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, आपको ब्याज इस तरह से देंगे, आपको ब्याज 6 महीने की दर पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी इन सभी बातों का उल्लेख करती है शुरुआत में ही। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो अब कंपनी जब शोधन करेगी तो शोधन की स्रोत कितने होंगे, मतलब कंपनी जो पैसा वापस करेगी लोगों को तो कंपनी कहाँ से लाएगी। सीधी सी बात है, कंपनी जब पैसा लाएगी तो कंपनी कहाँ से लाएगी ये पैसे। तो यहाँ पर जो शोधन के स्रोत हैं उनको भी हम लोगों को जानना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत इनमें से कौन से हैं या इनमें से कौन से नहीं है। तो हम लोगों को ये भी मालूम होने चाहिए कि कौन से स्रोत हैं। तो लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। एक कंपनी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक साधनों का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोग में करती है। मतलब कि कंपनी जो है, कंपनी के पास देखो, कंपनी को देने के लिए शोधन का मतलब अगर कंपनी को पैसा वापस करना है तो कंपनी को बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास तरीके कुल हैं, तरीके मतलब कि साधन बहुत हैं। अब हो सकता है कि एक साधन का प्रयोग करे, हो सकता है कई साधन का प्रयोग करे। तो कंपनी देखो लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत जो लिखे हुए हैं, सोर्सेज जो लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, सोर्सेज जो लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं कि अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन। मतलब कि अगर मान लो हमें एक रुपये देने हैं तो हमने क्या किया, हमने 20 रुपये ले लिए और 20 से कह दिया कि हम आपको ये रुपये 10 साल बाद दे देंगे, लेकिन तब तक आपको ब्याज देंगे। क्या देंगे, तो ब्याज देंगे। तो हमने ए को देना था, बी से लेके ए को दे दिया। अब हमें बी को देना है तो हमने किससे ले लिया, सी को दे दिया। सी से कहेंगे कि हम 10 साल बाद आपको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या किया इन्होंने, तो कंपनी क्या करती है कि ऋण पत्रों को देने के लिए अंश पूंजी मतलब कि शेयर इशू कर सकती है, या फिर ऋण पत्र भी नवीन निर्गमन कर सकती है, नवीन ऋण पत्रों का निर्गमन भी कर सकती है। दूसरा लिखा हुआ है कि संचित लाभ से मतलब कि रिजर्व से, और शोधन कोष से शोधन
मतलब कि शोधन जो मतलब इन्होंने किया था कि इन्होंने शोधन कोष से भी कर सकते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस अगर रखा है इनके पास तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तीसरा जो सोर्सेस है आर्थिक निधि से, मतलब कि सरप्लस से भी कंपनी के रुपए वापस किए जा सकते हैं। मतलब कंपनी जो है अपने सरप्लस से भी रुपए वापस कर सकती है लोगों के। और कंपनी का चौथा तरीका जो है वो है परिसंपत्तियों की बिक्री से शोधन, और ये काफ़ी गलत माना जाता है। अगर पूछा जाता है कि इनमें से अगर कंपनी अधिनियम की बात करते हैं तो ये अनुपयुक्त माना जाता है। ये जो तरीका है ये अनुपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे कंपनी की छवि खराब होती है, कंपनी की गुडविल खराब होती है। क्योंकि अगर हम संपत्तियों को बेचेंगे, आज अगर हमने बैलेंस शीट में ये संपत्तियां दिखाई हैं, फिर एक साल बाद हम कंपनी की संपत्तियों में कमी दिखाएंगे। सिंपल सी बात, अगर हम बेच देंगे तो हमें कमी दिखानी पड़ेगी, कम संपत्तियां दिखानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? कंपनी की निगेटिविटी छाएगी, कंपनी की गुडविल में कमी होगी। तो इसीलिए इसको तरीके को सही नहीं माना जाता है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें पढ़ना भी है और इसको समझना भी है कौन से तरीके अनुपयुक्त हैं, उपयुक्त कौन से हैं। तो ये इतनी डिटेल हम लोगों को नहीं आती है अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं। और अगर आप लोग फिर भी पढ़ना चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट को 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो मैं जो मेरे हेल्प मतलब मेरे लायक जो है मैं आप लोगों की समस्या पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब रहा बुक की बात, एक बच्चे ने कमेंट किया है, विकास ने कमेंट किया है कि बुक के लिए, तो बुक के लिए पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, ठीक है। अब व्याख्यात्मक में अगर हम लोग बात करते हैं तो बुक में व्याख्यात्मक में हम लोगों की अभी तक हम लोगों ने कोई बुक नहीं देखी है। बीकॉम में अगर हम लोग बात करते हैं तो बीकॉम की बुकें ले लीजिए सभी। या बीकॉम में जो बुकें आप लोगों ने बीकॉम की हुई है तो बीकॉम की बुकें पढ़िए, ठीक है। जो बीकॉम किया हुआ है सेमेस्टर वाइज है तो फिर भी उनको पढ़िए। अगर बीकॉम की तैयारी करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों की कराता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरमीडिएट की आप लोगों के पास इंटरमीडिएट की बुकें हैं तो उनको भी रखिए और उनको पढ़िए। तो पर्टिकुलर एक बुक नहीं है व्याख्यात्मक तैयारी करने के लिए। हाँ, एमसीक्यू तैयारी करने के लिए कई बुकें हैं, यूथ पब्लिकेशन है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिए। तो फिलहाल आप लोग इनको कमेंट को मतलब कि अपनी जो बुकें हैं उनको पढ़िए, अच्छी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और जहाँ भी कमी लगती है तो आप लोग बताइए, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो वित्त के स्रोत मतलब कि ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत हैं तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इनकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा अगर आप लोग कहते हैं तो। अब बात आती है नेक्स्ट में कि अगर हम लोगों ने शोधन के स्रोत पढ़ लिए हैं तो शोधन की विधियां भी होती होंगी। तो शोधन की विधियां जो होती हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इनके जो ऋण पत्रों के शोधन की जो विधियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो विधियां कितनी होती हैं? तो पहली है लमसम मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं एक मुश्त विधि। अब एक मुश्त विधि को समझते हैं। अब एक मुश्त विधि मतलब एक मुश्त भुगतान विधि है। पहली है हम लोगों की एक मुश्त भुगतान विधि, मतलब इकट्ठा पेमेंट हम लोगों ने एक बार में उनका कर दिया है, ऋण पत्र धारियों का एक बार में पेमेंट कर दिया है, तो इसे कहते हैं एक मुश्त भुगतान विधि। दूसरा है कि वार्षिक किस्त भुगतान विधि। अब वार्षिक किस्त भुगतान विधि में हम लोग थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते हैं, हर साल पेमेंट करेंगे उनका, तो इसे कहते हैं वार्षिक किस्त भुगतान विधि। उसके बाद हम खुले बाजार में क्रय विधि, मतलब अपने शेयर खुद खरीद लिए हैं तो खुले बाजार में ओपन मार्केट में हमने खुद खरीद लिए हैं तो उनको कहते हैं खुले बाजार में क्रय विधि। तीसरा है परिवर्तन परिवर्तन विधि का मतलब होता है कि ऋण पत्रों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अंशों में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अंशों में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को वो जो ऋण पत्रधारी है वो तैयार होना चाहिए। और लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान कोष विधि, मतलब कि शोधन कोष विधि से। अब शोधन कोष विधि को भी हम लोग अच्छी तरीके से, तो शोधन कोष विधि में क्या है, तो ये विधियां हैं आप लोगों की। अगर इनको विधियों को पढ़ना है डिटेल में तो एक एक विधि पर हम लोगों को अच्छी तरीके से कमांड करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं तो अगर हम लोग एक समय में अगर हम पढ़ाते हैं तो एक वीडियो बन जाएगा इन सभी विधियों के लिए, लगभग में 1 घंटे का समझाने के लिए, अगर एक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो बताइए, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, ऐसे समझेंगे कि बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने शोधन की विधियां पढ़ी हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं। लिखा हुआ है कि अपना ऋण पत्र को रद्द करने हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। अगर हमने अपने ऋण पत्रों को रद्द कर दिया है उसी को कहते हैं ओपन मार्केट में जाके खरीद लेना, खुले बाजार में जाके खरीद लेना अपने ऋण पत्रों को,
तो ये ऋणपत्रों में ऐसा होता है। तो जब अपने ऋणपत्रों को रद्द करने का लाभ होता है तो उसे हम कहाँ पर हस्तांतरित करेंगे, तो उसे हम लोग कहाँ पर हस्तांतरित करेंगे, कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करेंगे या फिर ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरण करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग पूंजी संचय में हस्तांतरण करेंगे। वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी फॉरफीचर की अमाउंट होती है, कोई भी अमाउंट होती है, तो हम लोग कहाँ पर ले चलते हैं, पूंजी संचय खाते में ले चलते हैं, कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि जब ऋणपत्रों का लाभ में से शोधन किया जाता है, जब ऋणपत्रों का लाभ में से शोधन किया जाता है, एक समतुल्य राशि हस्तांतरित की जाती है। जब मतलब ऋणपत्रों का हम लोग लाभों से शोधन करेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो हमें ऋणपत्र शोधन कोष बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग लाभों से ऋणपत्रों के जो ऋणपत्रधारियों को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ऋणपत्र शोधन कोष बनाना पड़ेगा। हम लोग लाभों से राशियां इस खाते में डालेंगे और इस खाते से हम ऋणपत्रधारियों को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समतुल्य राशि मतलब समान राशि हम लोग हर साल बार बार काटेंगे और कहाँ ले चलेंगे, ऋणपत्र शोधन कोष में ले चलेंगे। तो यहाँ पर हस्तांतरित करेंगे तो किस खाते में हस्तांतरित करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करेंगे या फिर ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करेंगे या फिर पूंजी संचय कोष में हस्तांतरित करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मैंने बता दिया है आप लोगों को कि हम लोग कहाँ पर हस्तांतरित करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग ऋणपत्र शोधन कोष में उसको हस्तांतरित करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम शोधन कोष निवेश के लाभ को जमा किया जाता है। सर्वप्रथम शोधन कोष के लाभ को हम लोग किस खाते में जमा करते हैं, तो अगर हम लोग जमा की बात करते हैं तो ऋणपत्र शोधन कोष में या फिर लाभ हानि नियोजन में या फिर सामान्य संचय में। तो अगर हमें सर्वप्रथम शोधन कोष निवेश के लाभ को अगर लाभ होता है तो वो भी हम लोग कहाँ पर हस्तांतरित करेंगे, तो वो भी हम लोग ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निवेशों के विक्रय के बाद शोधन कोष निवेश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। उसको हम लोग कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं, तो यहाँ पर निवेशों के विक्रय के बाद निवेश को विक्रय कर दिया है और शोधन कोष निवेश खाते को हस्तांतरित करेंगे। तो हम लोग किस में हस्तांतरित करेंगे, लाभहानि खाते में, बिल्कुल नहीं करेंगे। लाभहानि खाते में करेंगे, नहीं करेंगे। तो किस में करेंगे, ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग शोधन कोष में हस्तांतरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ है कि जब ऋणपत्रों को छूट पर, डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है, मतलब कि हमने डिस्काउंट पर इशू किया है लेकिन हम लोग प्रीमियम पर उनका पैसा वापस करेंगे, तो निर्गमन के समय निम्नलिखित खाते के नाम किया जाता है। तो उसमें हम लोग कौन कौन से खाते को नाम करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। तो डेबिट में पूछा है कौन कौन से खाते को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियम देते हैं तो हम लोग प्रीमियम देंगे, अगर हम प्रीमियम लेते हैं तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अगर हम प्रीमियम देंगे तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है, उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋणपत्र खाता, प्रीमियम पर शोधन का ऋणपत्र खाता या फिर निर्गमन पर हानि या फिर ऋणपत्र खाता।
तो यहाँ पर याद रखिए कि हम लोग प्रीमियम पर शोधन भी डेबिट करेंगे और ऋणपत्र खाता को, इसको राइट आंसर है हम लोगों का, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर हानि है तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो निर्गमन पर हानि है क्योंकि हमने प्रीमियम अगर हमने देते हैं तो हमें हानि होगी, इसलिए हम लोग डेबिट करेंगे। निर्गमन पर हानि को डेबिट करेंगे, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। मैं एंट्री भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जब अगर डिटेल में करवाएंगे ना तो मैं आप लोगों को एंट्री भी करके सिखाऊंगा कि किस प्रकार से एंट्री करती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो हमें थ्योरी भी करनी होती। अब मान लो थ्योरी भी करें, एंट्री भी करें और MCQ भी करें तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। जब कॉर्पोरेट अकाउंट पूरा प्रॉपर कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाऊंगा उसमें MCQ नहीं कराऊंगा, तो वहाँ पर डिटेल कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 13 नंबर में। अब 13 नंबर में लिखा हुआ है कि सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार शोधन के पूर्व ऋणपत्रों की राशि के कितने प्रतिशत से ऋणपत्र शोधन कोष का सृजन करना होगा। तो हमें सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार शोधन के पूर्व हमें ऋणपत्रों के कितने प्रतिशत से ऋणपत्र शोधन कोष का सृजन करना होगा। तो कितना % करना होगा? 40% करना होगा, 25% करना होगा, 60% करना होगा या फिर 100% करना होगा। तो सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार तो हमें कितना % करना होगा? तो इसका राइट आंसर है कि हमें 25% करना होगा। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों को हमें 25% करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता को हम लोग करेंगे। शोधन खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कि अगर हम प्रीमियम देते हैं किसको देंगे? डिवेंचर को देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को देंगे। तो इसका कैसा खाता है? तो इसका जो ये खाता जो है वो एक व्यक्तिगत खाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि कैसा खाता है? तो ये एक व्यक्तिगत खाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है। सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है तो नाम शेष दिखाता है, जमा शेष दिखाता है, दोनों दिखाता है, नाम शेष जमा शेष दोनों दिखाता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कि सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है। तो सिंकिंग फंड अगर हम लोग बताएंगे, सिंकिंग फंड पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, सिंकिंग फंड भी पढ़ाएंगे। तो सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता क्या है? तो सिंकिंग फंड हमेशा जमा शेष दिखाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिंकिंग फंड निवेश हमेशा दिखाता है। अब सिंकिंग फंड की बात अलग है, सिंकिंग फंड निवेश अलग है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड निवेश हमेशा क्या दिखाता है? तो वो नाम शेष दिखाता है, जमा शेष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिंकिंग फंड हमेशा जमा शेष दिखाएगा और सिंकिंग फंड निवेश हमेशा कैसा शेष दिखाएगा? तो वो हमेशा नाम शेष दिखाएगा। कैसा शेष दिखाएगा? नाम शेष दिखाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खुले बाजार से क्रय किए गए ऋणपत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह चालू संपत्ति है, चालू दायित्व है, निवेश है या स्थायी संपत्ति है। खुले बाजार से क्रय किए गए, हमने ओपन मार्केट से अंश जो ऋणपत्र हैं क्रय किए हैं और यदि हम तुरंत रद्द नहीं करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएंगे? तो वो क्या है? तो वो चालू संपत्ति है। तो वो क्या है? तो वो चालू संपत्ति है, चालू दायित्व है या निवेश है। तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो हमारे निवेश हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असंचयी शोधन कोष पद्धति में
शोधन कोष निवेश से प्राप्त ब्याज को दिखाया जाता है। अगर हमें असंचयी शोधन कोष पद्धति से शोधन कोष निवेश से अगर हमें ब्याज प्राप्त होता है तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, तो वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, तो हम शोधन कोष में दिखाएंगे, लाभहानि खाते में दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर है हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो उसको हम लोग लाभहानि खाते में दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता है। अधिलाभ का मतलब प्रीमियम। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम जो हम देते हैं तो वो क्या है, संपत्ति है, व्यय है, दायित्व है या आय है। तो अगर हम शोधन पर ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता को अगर हम देते हैं तो वो क्या है, तो वो एक दायित्व है। हमारा क्या है, तो वो एक दायित्व है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन खराब हो, जो ना आता हो, आए हुए क्वेश्चन है कुछ इसमें से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कराई है। अब देखो थ्योरी भी मैंने बताई है आप लोगों को कि ये विधियाँ होती हैं, ये ऐसी होती हैं। अब इनकी डिटेल नहीं कराई है, मानता हूँ, लेकिन अगर डिटेल पढ़नी है तो वो बताइए, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें आप लोग, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको बताइए आप लोग कि हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं कॉमर्स की, ठीक है। और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी और आगे करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बताइए, मैं उसी हिसाब से आप लोगों की तैयारी कराता चलूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।